आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो 12th क्लास के जो एक्सरसाइज 6.3 है उसके स्पर्श रेखा और अभिलंब है ना। जो हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं उस अवकलज के अनुप्रयोग में हम लोग आज सीखेंगे स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। तो स्पर्श रेखाएं के बारे में हम लोग बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। इसमें से हम लोग शुरुआत करेंगे कि स्पर्श रेखाएं किसे कहते हैं या फिर क्या होती है और इसके कैसे कैसे गुण होते हैं और कैसे कैसे ये अपने मैथमेटिक्स में प्रभाव छोड़ते हैं। इसके अलावा हम लोग इसके साथ साथ अभिलंब के बारे में भी जानेंगे कि अभिलंब क्या होती है, अभिलंब किसे कहते हैं और ये किस तरह से प्रभावित करता है इस चैप्टर को। इसके बाद में परिभाषाओं के साथ इसके पूरी हम लोग गुण को देखेंगे और गुणों को देखने के बाद फिर आपको स्पर्श रेखाएं और अभिलंब की समीकरण भी इस लेसन से प्राप्त करने के लिए कुछ सूत्र बताए जाएंगे और इसके आधार पर लेसन बेस्ड होगी, इसी पर आधारित होगी। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि स्पर्श रेखाएं क्या होती है। तो आप लोग जो 10th क्लास की स्पर्श रेखा पढ़े होंगे थोड़ा सा उसे याद करते हैं, उससे कोई ये ज़्यादा भिन्न नहीं होती है। तो स्पर्श रेखाएं के बारे में जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई रेखा की ग्राफ दी गई, मतलब अगर किसी समीकरण की किसी फलन की ग्राफ दी गई है तो उस ग्राफ को हम लोग वक्र कहते हैं। जो 10th क्लास में आप लोग जो वृत्त पढ़े थे, वृत्त भी एक वक्र है, क्योंकि 11th क्लास में हम लोग वृत्त के समीकरण से उसके ग्राफ निकाल सकते थे, ग्राफ खींचना सीख चुके हैं। तो वृत्त भी एक वक्र ही है। इसके अलावा आपके वृत्त के अलावा जो आप विभिन्न तरह के पाराबोला, हाइपरबोला या फिर इलिप्स के बारे में आप जो पढ़े हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सब के सब एक वक्र ही होते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी फलन का एक वक्र है, मान लिया कि किसी फलन का इस तरह का कोई वक्र है। इस वक्र पर कोई एक बिंदु ऐसा हो, है ना, कोई एक बिंदु ले लेते हैं और क्या करते हैं कि एक ऐसे रेखा खींचते हैं जो इस वक्र के इस बिंदु से टच करके जाता हो, उससे केवल एक बिंदु से छू कर जाता हो। हम एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो केवल इसी बिंदु से जाता हो, इसी बिंदु से वह पास करता हो, ठीक है। वह इस वक्र के किसी अन्य बिंदु से नहीं जाएगा, बस एक और केवल एक बिंदु से ये जाएगा। तो हम लोग इसे तो वक्र कहेंगे और यह वक्र के केवल एक बिंदु से रेखा गुजर रही है तो इसी को स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा। तो आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है वह इस वक्र के जिस बिंदु से टच करके जाती है, छू कर जाती है, आप इसे स्पर्श बिंदु कहेंगे। बिल्कुल 10th क्लास जैसी बातें हैं। नहीं, जो आप 10th क्लास में वृत्त के साथ स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु को सीखे थे वही बातें इसमें भी दी गई है। उसमें भी था कि वृत्त के केवल परिधि के एक और एक बिंदुओं से टच करके जाता था और तो हम लोग उसे भी स्पर्श रेखा कहते थे और जिस बिंदु को छूता था उसे स्पर्श बिंदु कहते थे। तो इसमें भी वही बातें हैं कि ये वृत्त के जगह कोई वक्र है। आपको अभी भी बताएं कि वृत्त भी एक प्रकार की वक्र ही है। तो इस वक्र से क्या होता है कि किसी एक बिंदु से होकर ये रेखा जाती है तो ये रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी और जिस बिंदु से स्पर्श रेखा गुजरेगा वो आपका स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ये जो स्पर्श बिंदु होते हैं ये दोनों में कॉमन होते हैं, है ना, वक्र में भी और स्पर्श रेखा दोनों में कांटेक्ट लाते हैं, दोनों में ये बिंदु शामिल होते हैं। तो स्पर्श रेखा की आप परिभाषा नहीं दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि वैसी रेखा जो किसी वक्र के एक और केवल एक बिंदु से होकर गुजरता है उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं और जिस बिंदु से वह गुजरता है उस उभयनिष्ठ बिंदु को, उस दोनों में शामिल बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो हम आपको स्पर्श रेखा की परिभाषा यहाँ लिखते हैं कि वैसी रेखा जो वक्र के एक और केवल एक, है ना,
केवल एक बिंदु से होकर गुजरती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे उस वक्र का स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। अच्छी बात है, स्पर्श रेखा कहते हैं। तथा उस उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में शामिल है ना, उस उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से आपकी ये स्पर्श रेखाएं की परिभाषा हुई। तो हम लोग जानते हैं कि अभिलंब क्या होती है, अभिलंब किसे कहते हैं। तो अब देखिए, हम एक और रेखा खींचते हैं, और वो ऐसी रेखा खींचते हैं जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाए, है ना। इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाए, और उसके साथ एक और खास बात है कि वो स्पर्श रेखा पर सीधे सीधे लंबवत होगी, 90 डिग्री का वो एंगल बनाएगी। जैसे देखिए ये, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये भी बिल्कुल जो पासिंग इसका है वो इस स्पर्श बिंदु से ही ये भी पास कर रही है, स्पर्श बिंदु से ही ये गुजरती है। तो हम लोग ऐसे रेखा को ही अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब भी एक रेखा ही है, किंतु इसमें अंतर ये है कि ये वैसी रेखा होती है जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाती है तथा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री कोण बनाती है, उस पर लंब होती है, तो उसे ही हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम इसकी परिभाषा आप क्या दे सकते हैं, आप सोचिए। अभिलंब की परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली वैसी रेखा जो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, उसे ही अभिलंब कहते हैं। और याद रखेंगे, जो स्पर्श बिंदु होते हैं वे वक्र में भी शामिल होते हैं, स्पर्श रेखा में भी शामिल होते हैं, और स्पर्श अभिलंब में भी शामिल होते हैं। ये बिंदु तीनों में शामिल होता है। तो आराम से लिखते हैं कि स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली वैसी रेखा जो क्या करती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, उसे लंब मतलब क्या, समकोण बनाती है, उसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग स्पर्श रेखा और अभिलंब की परिभाषा लिख पाएंगे। हम लोग इसमें जानने से पहले, अब स्पर्श रेखा और अभिलंब जब जाने तो इसके समीकरण के लिए इसमें सूत्र प्राप्त करेंगे। तो जरा सोचिए, स्पर्श रेखा भी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, और अभिलंब भी एक सीधी रेखा है। तो अगर इसके समीकरण हमको जाननी है तो इससे जानने से पहले हम लोग सीधी रेखा के समीकरण पढ़नी होगी, है ना। सरल रेखाओं का समीकरण जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ कर आए हैं, उसको हम लोग सबसे पहले उसको देखते हैं कि रेखा की ढाल क्या होती है, और ढाल होने के बाद में किस तरह से हम लोग उससे समीकरण प्राप्त करते थे। तो उन सारे सूत्रों पर हम लोग एक बार देखते हैं। अगर उसको हम लोग जान जाते हैं तो फिर तो इसको तो निकालना आसान हो जाए, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये अभिलंब भी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन पढ़कर हम इस स्पर्श रेखा और अभिलंब की समीकरण निकाल सकते हैं, उनकी समीकरण देखने के बाद। तो नोट करेंगे आप लोग इतना, 11th क्लास में हम लोग रेखा की ढाल के लिए बहुत सारे सूत्र पढ़े, मानी बहुत सारे क्या, 2 सूत्र पढ़े थे। इसमें आप लोग को जब पहली कंडीशन हम लोग देखे थे कि जब एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ अगर कोई रेखा थीटा कोण बनाता है, तो हम लोग अगर इसको ग्राफ से निरूपित करें तो मान लेते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसके साथ में अगर कोई रेखा इसके धनात्मक दिशा के साथ, धनात्मक दिशा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप लोग जो 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उसमें हम लोग सीखे हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज जो
ये डायरेक्शन बनती है तो इसे हम लोग धनात्मक दिशा कहते हैं, और क्लॉकवाइज में हम लोग ऋणात्मक दिशा कहते हैं। तो जो धनात्मक दिशा के साथ मान लिया अगर थीटा कोण बनाता है ये रेखा, तो फिर रेखा की जो ढाल होती थी हम लोग ढाल को m से सूचित करते थे, और m बराबर हम लोग tan थीटा ले लेते थे। तो इस प्रकार से अगर कोई रेखा है और उस वे धनात्मक एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है, तो उसके हम लोग tan थीटा को ही उसकी ढाल कहते थे। इसके बाद में दूसरी कंडीशन है कि जब बिंदु x1 y1 एवं x2 y1 से होकर कोई रेखा गुजरती है तो उस कंडीशन में रेखा की ढाल क्या होती है। कहने का अर्थ है कि अगर कोई रेखा इस तरह से, देखते रहिएगा आप लोग, मान लिया कि कोई रेखा ऐसे है, हमें मालूम नहीं है कि ये धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है, हाँ, पर ये जरूर मालूम है कि वो किस बिंदु से जा रहा है। मान लिया कि ये दो बिंदु से जा रहा है x1 y1, और इसी रेखा पर एक दूसरे बिंदु है x2 y2। तो यहाँ पर जो रेखा की अगर ढाल निकालनी होगी तो ढाल m बराबर आपका होता है सूत्र कि y2 माइनस y1 और बटा में x2 माइनस x1। तो ये हमारा ढाल की सूत्र हो जाती है जब ये दो बिंदु से पास करती है, पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। फिर इसमें रेखा के समीकरण हम लोग के लिए सूत्र प्राप्त किए थे। रेखा के समीकरण के लिए जब रेखा की ढाल m हुआ करती है, इसका अर्थ यह है कि मान लेते हैं कि एक यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं और ये रेखा की जो ढाल है वह m दिया गया है, बढ़िया। और हाँ, इसके साथ साथ एक बिंदु भी दी गई है, यह यहाँ पर इस रेखा पर कहीं भी एक बिंदु x1 y1 से पास कर रहा है। तो इस रेखा की समीकरण जो होती है वह समीकरण होती है कि y माइनस y1, ठीक, और बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें x1 और y1 इस रेखा के किस कोई बिंदु है, रेखा पर कोई भी बिंदु हो सकती है, m जो है वो ढाल होती है। तो इस तरह से हम लोग रेखा का समीकरण प्राप्त किए थे। इसके बाद में फिर हम लोग कुछ रेखाओं को लेकर, जो ढाल को लेकर विभिन्न तरह के जो प्रश्न आते हैं हम लोग उस पर विचार करते हैं। जैसे जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो, सुन लीजिए यहाँ पर, अगर मान लिया कि ऐसे ऐसे, यहाँ देखिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, तो इन दोनों रेखाओं के ढाल के बीच क्या संबंध होते हैं, क्या रिलेशन होते हैं। अब जरा आप सोचिएगा, मान लिया कि यह थीटा कोण बनाया, थीटा 1 कोण बनाया धनात्मक दिशा के साथ, या एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा के साथ थीटा 2 कोण बनाया, और चूंकि ये दोनों समानांतर है तो सोचिए ना, यह कोण बराबर यह कोण होगा क्या, क्यों होगा, संगत कोण से, है ना। यह और यह दोनों, चूंकि ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है, और अगर पैरेलल होगी तो इनका जो संगत कोण होगा वे आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम नहीं लिख सकते हैं क्या, थीटा 1 बराबर थीटा, और जब थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है तो दोनों तरफ tan लेंगे तो tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2 हो जाएगी, और tan थीटा 1 इस रेखा की ढाल को हम m1 मानते हैं, और इस रेखा की ढाल को m2, तो m1 बराबर m2। तो हम लोग याद रखेंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो, समानांतर हो, तो उस समय दोनों रेखाओं की जो ढाल होती है वो बराबर होती है, m1 बराबर m2। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है तब, जैसे मान लेते हैं कि एक रेखा ऐसे गई और इस रेखा की ढाल m1 है, ठीक है, एक दूसरी रेखा ऐसे गुजर गई, इसकी ढाल m2 है, और हाँ एक दूसरे पर लंब है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, तब इस कंडीशन में इसके ढाल के बीच जो संबंध होता है वह m1 इंटू m2 बराबर -1। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है तो उनके जो ढाल होते हैं, उनके ढालों का जो गुणनफल आता है वह -1 के बराबर होती है। अब नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं
कि जब कोई रेखा है और वह एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, इस तरफ से देखिए, तो उस समय ढाल क्या होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई दूसरी रेखा हो गई, लो, तो अब इस रेखा की ढाल क्या होगी। तो चूंकि यह रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, समानांतर है, तो बताइए ना थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगी। और tan 0 के मान 0 न होता है, इसीलिए m बराबर 0। तो याद रखेंगे कि अगर कोई रेखा x अक्ष के समानांतर हो जाए तो उस कंडीशन में उस रेखा की जो ढाल होगी वो शून्य हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि रेखा y अक्ष के समानांतर हो तो अब यहाँ देखिए, अगर कोई रेखा y एक्सिस के समानांतर हो जाए, ये ना y एक्सिस है, तो आप बताइए जब y अक्ष के समानांतर होगा तो x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ 90 डिग्री कौन बनाएगा। जी, हम लोग हमेशा x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ ही हम लोग ढाल का जिक्र करेंगे। हमें y एक्सिस पर कितना कोण बना रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में x एक्सिस के ऋणात्मक दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है उस पर भी ध्यान नहीं देनी है। तो जब यहाँ पर देखिए धनात्मक दिशा के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप तो जानते हैं कि m बराबर tan 90 डिग्री होगा और tan 90 डिग्री के मान इन्फिनिटिव है ना, अनंत होता है। तो इस तरह से अगर कोई रेखा y एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो m का मान जो ढाल होंगे वो इन्फिनिटी प्राप्त होंगे। इसके बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाते हैं कि हाँ, अगला एक नोट के रूप में है कि अगर दो वक्र एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं, इसे ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अगर कोई दो वक्र है एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है, तो उस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है वो एक दूसरे के लंबवत होती है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये यहाँ पर चित्र देते हैं, मान लिया कि यह एक वक्र है, ठीक है, लीजिए ये हम खींच रहे हैं, और एक वक्र और जा रहा है इससे और एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, ठीक है। दो वक्र है, एक यह वक्र हो गया और दूसरा यह वक्र हो गया, ठीक है। ये दोनों वक्र एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को। और जब काटेंगे तो इस पर क्या करेंगे कि अगर इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर स्पर्श रेखा इस वक्र के लिए यह हुआ, ठीक, और इस वक्र के लिए स्पर्श रेखा यह हुई, तो ये दोनों रेखाएं हमेशा एक दूसरे से लंब होंगे। तो यही हम नोट में दिखा दिए कि जब दो वक्र एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे तो उस बिंदु पर, इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी वो एक दूसरे का लंबवत होगी। तो आप लोग क्या करेंगे ना कि इसको नोट कर लेंगे। हम लोग अब स्पर्श रेखा का समीकरण और स्पर्श रेखा की ढाल के बारे में बात करते हैं, तो नोट कीजिए इसे आप लोग। अब हम लोग स्पर्श रेखा की ढाल और स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए बात करते हैं। फिर से एक रफ चित्र हम आपके सामने बनाते हैं। मान लिया कि यह एक वक्र है, इस वक्र के जो समीकरण है वह y बराबर fx है, इस वक्र का समीकरण है। और फिर क्या कर रहा है कि इसके एक बिंदु से होकर एक स्पर्श रेखा जा रही है। मान लिया कि यह जो बिंदु है यह स्पर्श बिंदु x1 y1 है। तो इस स्पर्श रेखा की अगर ढाल निकालनी होगी, स्पर्श रेखा की अगर आप ढाल के लिए बात करते हैं, तो हम लोग पिछले जो 6.2 अध्याय है उसमें आपको सिखाए थे कि या फिर 6.1 में आप किसी एक में जो अवकलज के अनुप्रयोग में ही बताए थे कि जो वास्तव में किसी भी फलन की डिफरेंशिएशन होती है, उस फलन की उस बिंदु पर जो ग्राफ खींचे जाते हैं, उस ग्राफ से जो रेखा प्राप्त होती है उस रेखा की ढाल को ही बतलाता है। हम लोग अवकलन को परिभाषित भी इसी पदों में किए हैं कि अवकलन वास्तव में किसी वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल होती है, किसी वक्र के खास बिंदु से खींची गई रेखा की ढाल होती है। इसका अर्थ है कि अगर हमें स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है तो इस वक्र के डिफरेंशिएशन करना होगा, अवकलन करना होगा। और अगर हम लोग अवकलन कर देते हैं वो भी किस बिंदु पर, किसी खास बिंदु पर, ये खास बिंदु आपका स्पर्श बिंदु होगा x1 y1।
अगर आप x1 y1 पर इसका डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं तो वही इसकी ढाल हो जाएगी। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे कि स्पर्श रेखा की जो ढाल होगी वह m बराबर dy बाई डी एक्स, वो भी किस बिंदु पर, x1 y1 इस बिंदु पर, है ना। x1 y1 पर जो भी आपके मान आएंगे dy बाई डी एक्स के, तो वही इसका ढाल होगा। तो आज के बाद या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश x, और किस बिंदु पर भाई, तो x1 y1। ठीक है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स चाहिए, f डैश x करिए। तो यदि आप x1 y1 बिंदु पर आप dy बाई डी एक्स ज्ञात कर देते हैं या फिर f डैश x निकाल देते हैं, तो वही रेखा की ढाल होगी, यही m के बराबर होगा। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण के लिए बात करते हैं। अब इस स्पर्श रेखा में आपको दिया ही गया है कि इसका ढाल m है। इसके बाद में यह जो है वह x1 y1 बिंदु से पास कर रही है। तो आप आराम से, चूंकि स्पर्श रेखा एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो जिस तरह से सीधी रेखा का आप समीकरण पढ़ते थे वही समीकरण पढ़ेंगे स्पर्श रेखा के, क्योंकि सीधी रेखा और स्पर्श रेखा तो दोनों एक ही बातें हैं ना। तो जिस प्रकार आप सीधी रेखा के समीकरण पढ़ते थे y माइनस y1 और क्या m इंटू एक्स माइनस x1, बस यही सूत्र पढ़नी है और यही तो स्पर्श रेखा की समीकरण होगी। आप खूब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, y माइनस y1 केवल m के जगह लिख देंगे dy बाई डी एक्स, नहीं वो भी किस बिंदु पर, x1 y1 और इंटू एक्स माइनस x1। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बस, बट यही आपका सही है। ठीक है ना। इस पर हम लोग अगर पहले ढाल निकाल लेंगे और ढाल निकालने के बाद ये सूत्र अप्लाई करेंगे, फिर आपका आंसर मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन करके इस पर क्या होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कुछ करते हैं। आपके एक्सरसाइज के एक उदाहरण 14 है, हम लोग उदाहरण 14 को बनाते हैं। उदाहरण 14 में दिया गया है आपको कि x बराबर 2 पर, है ना, x बराबर 2 पर वक्र y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स की स्पर्श रेखा की प्रवणता। एक शब्द हम लोग जानेंगे कि जो ढाल होती है ना, ढाल को ही प्रवणता भी कहा जाता है, इसका प्रयोज्य नाम है ना। तो उस स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढाल तथा समीकरण ज्ञात कीजिए। एक रफ फिगर बनाते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो मैथमेटिक्स में या फिर साइंस में आप जब पढ़ते हैं, यदि संभव हो ना तो आप फिगर अवश्य बनाएं। और मैथमेटिक्स में इसमें अगर आप फिगर बना लेते हैं तो आपको अच्छा समझ में आता है, कुछ बनाने में हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। देखिए तो इसमें मान लेते हैं कि ये वक्र है, इस वक्र का समीकरण दे दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, तो y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स। कह रहा है कि इस पर से एक स्पर्श रेखा जा रही है, और यह जो स्पर्श रेखा है ना, यह स्पर्श रेखा यह जिस बिंदु से जा रहा है उस बिंदु को x1 y1, ठीक है, मान लिया x1 y1 से जा रहा है, तो x1 का मान दिया हुआ x बराबर 2 से जा रहा है। ठीक है, x1 की तो मान मालूम है, x बराबर 2 पर जा रहा है। तो फिर कह रहा है कि इस स्पर्श रेखा की आप ढाल भी बताइए और स्पर्श रेखा की समीकरण भी बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करनी हो तो इस वक्र का डिफरेंशिएशन करते हैं, और किस बिंदु पर, 2y1, जिस बिंदु से ये पास करता है। तो सबसे पहले अगर निकालनी होगी ढाल तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, लिखेंगे कि स्पर्श रेखा की ढाल बराबर क्या हमें चाहिए, m बराबर क्या होता है कि dy बाई डी एक्स, वो भी किस बिंदु पर, इस बिंदु पर 2y1 बिंदु पर। चूंकि x1 y1 होता है, x1 की वैल्यू दे चुका है। अब देखिए तो आप dy बाई डी एक्स निकालिए। अगर y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक, वो भी किस बिंदु पर, 2y1। अब देखिए इसमें आपको y1 का तो मान दिया ही नहीं है, इसमें y1 का मान नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें y1 रखना भी नहीं है, हमें x का ही मान इसमें रख देना है। तो x के जगह आप 2 रख दीजिए।
तो 3 गुना 2 स्क्वायर माइनस 1, तो इस तरह से आपका 2 दूनी का 4 और 4 आई 12 करेंगे, 12 में से घटेगा 11। तो यही आपका dy बाई डी एक्स किस बिंदु पर 2y1 बिंदु पर आया, या फिर आप इसे m भी कह सकते हैं। तो यही हमारा आंसर रहा। अब देखिए हमें स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। तो स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करने के लिए यहाँ से चेक कीजिए ना, हमें x1 y1 दोनों चाहिए, क्योंकि स्पर्श रेखा, यहाँ से देखिए स्पर्श रेखा की जो समीकरण का सूत्र होता है वो तो कुछ इस प्रकार से होता है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। हाँ, इसमें y1 की भी जरूरत है और x1 की भी जरूरत है। x1 तो मालूम है 2, पर y1 के बिना तो नहीं हो सकता है। इसमें y1 का यूज नहीं था, नहीं ना था, क्योंकि केवल x1 की जगह ही मान हमें रखनी थी, तो y1 नहीं था, तो इसका तो काम चल गया। लेकिन इसमें तो बिना y1 के मान नहीं निकलेगा। एक बात याद हम लोग करेंगे, हम लोग जब समीकरण की परिभाषा पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि अगर कोई रेखा है, इस रेखा की पर जितने सारे बिंदु हैं, वे सभी के सभी बिंदु अगर उस समीकरण को संतुष्ट कर जाता है, दोनों पक्षों को सेटिस्फाइड कर देता है, तो वही समीकरण कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि यह जो बिंदु है यह स्पर्श रेखा पर भी है और इस वक्र पर भी है। इसका अर्थ है कि यह जो बिंदु होगा इस वक्र के समीकरण इसको संतुष्ट करेगा, अर्थात यह इस रेखा में यह x की वैल्यू होगी और यह y की वैल्यू होगी। तो यहाँ से आप इसमें इस समीकरण में इस बिंदु को रखकर आप y1 का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, y की जगह y1 रखिए, x के जगह 2 रखते हैं और यहाँ भी x के जगह 2 रखते हैं। तो y1 का मान आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 कितना आया 6। अब तो आराम से बन जाएगा ना, क्या कि ढाल, देखते रहिएगा, ढाल m बराबर 11 एवं कौन कौन से बिंदु भाई, x1 y1, तो x1 का मान 2 और y1 का मान 6 से जाने वाली है ना स्पर्श रेखा की समीकरण। इस बिंदु से तो स्पर्श रेखा भी जा रही है, तो फिर इस पर मान बैठाएंगे, y माइनस y1 की वैल्यू 6, m का मान 11, x माइनस x1 का मान 2, तो y माइनस 6 बराबर 11 x माइनस 22। अब क्या कीजिए, सबको उधर ले जाइए तो इधर 0 बचेगा, 11 x माइनस वाई और माइनस 22 प्लस 6। तो इस प्रकार से 11 x माइनस वाई और घटेगा तो कितना होगा, 22 में से 6 16 इक्वल टू 0। तो यही स्पर्श रेखा के समीकरण है। तो इसे आप लोग नोट करेंगे। एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं। एग्जाम्पल जो 15 है उसमें आपको दिया गया है कि एक वक्र है जिसका समीकरण दी गई है y बराबर √4x माइनस 3 माइनस 1। इस पर कह रहा है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की जो ढाल है वो 2/3 है। इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर यह वक्र है, ठीक है, इस वक्र पर, इस वक्र की समीकरण पहले लिख देते हैं। क्या दिया है भाई कि √4x माइनस 3, ठीक, माइनस 1। तो इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा जा रही है, तो इस स्पर्श रेखा की जो ढाल दी गई है, मतलब क्या, dy बाई डी एक्स जो ढाल दी गई है, मान लिया कि यह रेखा जो है x1 y1 से होकर जा रहा है, x1 y1 से, तो जो dy बाई डी एक्स x1 y1 की मान जो दिया गया वो 2/3। तो कह रहा है कि आप उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस बिंदु से ये रेखा गुजरती है। अब उसे पढ़िए ना क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहे कि वक्र इतना, ठीक है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की ढाल 2/3 है। मतलब इस वक्र पर इस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर इस स्पर्श रेखा की ढाल dy बाई डी एक्स किस बिंदु पर, x1 y1 पर 2/3 हो। तो हमें ये ज्ञात करनी है
तो सिंपल बात है, हम लोग जानते हैं कि वक्र का डिफरेंशिएशन करेंगे और इस बिंदु पर निकालेंगे तो वही ढाल के बराबर होगा। तो dy बाई डी एक्स x1 y1 करके और जरा 2/3 के बराबर कीजिए ना, क्या होता है। तो अगर आपको दिया है y बराबर √4x - 3 - 1 वक्र का समीकरण, तो अगर हम dy बाई डी एक्स करते हैं तो जरा ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन करेंगे तो d रूट को 1/2 लिख दें पावर में, अभी तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा, ये तो नीचे आएगा ना, फिर अभी इसका डिफरेंशिएशन होगी d 4x - 3 बाई डी एक्स, अजी -1 भी है ना, तो अब -1 की डिफरेंशिएशन होगी, पहले तो इसकी डिफरेंशिएशन हो रही थी, अब -d1 बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब n इंटू एक्स के पावर n -1, तो n इंटू एक्स के पावर n -1, और इसमें जो डिफरेंशिएशन होगी 4, और इसकी क्या dx बाई डी एक्स -d3 बाई डी एक्स, और इसका एक का डिफरेंशिएशन तो 0, तो 1/2, इसका घटेगा तो पावर माइनस में आ जाएगा जी, -1/2, और ये तो 4 आएगा, और ये तो इसका 0 हो गया, ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, हटाइए। अब इस तरह से आपको 1/2, और देखिए माइनस में तो पावर नीचे आएगा, 4x - 3 के पावर 1/2, अब तो प्लस में हो गया ना, माइनस के लिए नीचे आ गया, अब गुना में 4, इसे कटा दीजिए 2 बार में, तो इस प्रकार आपको मिल गई dy बाई डी एक्स का मान कितना, 2/1/2 के लिए रूट अंडर कर दीजिए 4x - 3। तो हमें अगर स्पर्श रेखा की ढाल चाहिए तो dy बाई डी एक्स किस बिंदु पर निकालना होगा, x1 y1, तो लिख दीजिए ना कि ढाल अगर ज्ञात करनी है m बराबर किस बिंदु पर भाई, x1 y1 पर हमें ढाल देना है, तो फिर dy बाई डी एक्स x1 y1 तो मान रखना होगा। ठीक है, तो इसमें तो y है नहीं कि y की जगह हम y1 रखें, x है तो x की जगह x1 रखिए, 2/2 बटा में रूट अंडर x1 - 3, और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है भाई, तो 2/3 के इक्वल है, क्योंकि हमारा ढाल इतना आया और क्वेश्चन में दिया कि नहीं ढाल 2/3 है, तो अब कर दीजिए 2/3 के बराबर। अब क्या करेंगे हम, 2 से 2 कट जाएगा, ये इधर जाके गुना होगा, ये इधर जाके गुना होगा, तो इस तरह से आपको मिल गया 3 बराबर रूट अंडर 4x - 3। एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो अगर इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो इधर तितरी करना हो जाएगा, है ना, लिख सकते हैं आप बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये तितरी का 9 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, x1 है ना जी, x1 ही रहने दीजिए। ठीक है, 3 को इधर लाइए, तो 9 + 3 बराबर 4x1, तो ये 12/4 बराबर x1, तो चलती है 12, x1 की वैल्यू मिल गई 3। अब हमें क्या चाहिए कि y1 चाहिए, क्योंकि ये पूरा बिंदु निकालना है, तो y1 कहाँ से निकलेंगे, इस समीकरण में मान रखेंगे, नहीं क्या, x1 y1 चूंकि इस समी वक्र पर स्थित है तो मान तो रखेंगे ना, तो लिखेंगे क्योंकि बिंदु x1 y1 वक्र है, किस पर, इतना पर, y बराबर √4x - 3 - 1 पर है, इसीलिए भाई चूंकि वक्र पर ये बिंदु है, तब तो इस बिंदु से वक्र की समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए, तब तो समीकरण बना है। तो एक काम करते हैं, x1 y1 इसमें क्या किया जाए कि y की जगह y1 डालिए, x की जगह x1 डालिए, 4x1 - 3 - 1 बराबर 4 गुना x1 की तो वैल्यू निकाल चुके हैं 3, लिख दीजिए 3 -3 -1, तो इस प्रकार से आपको चलते हैं 12 में से 3 घटेगा 9 और -1, तो 9 का वर्गमूल 3 और -1 कितना आया, y1 का मान 2। तो अतः वो कौन सी बिंदु निकली, x1 y1 जो बिंदु थी उस बिंदु का मान हम कितना ला दिए, x1 के मान 3 और y1 के मान 2, तो यही हमारा आंसर होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। उदाहरण 16 में दिया है कि प्रवणता 2 वाली, है ना, प्रवणता मतलब ढाल, कि ढाल 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 2/x-3 इक्वल टू 0 को स्पर्श करती है। यहाँ पर हम एक रफ फिगर बनाते हैं। तो कह रहा है कि अगर कोई वक्र है, मान लिया कि यह एक वक्र है, इस वक्र का समीकरण दिया गया है कि y प्लस 2/x-3 इक्वल टू 0। कह रहा है कि इस स्पर्श रेखा की जो ढाल दी गई है वो ढाल दे दी गई है कि ढाल m का मान कितना है भाई, m बराबर मतलब क्या है dy/dx, और dy/dx का मान दे दिया है 2। कह रहा है कि इस 2 ढाल 2 वाली एक स्पर्श रेखा जा रही है। अच्छा, यहाँ पर दिया है कि सभी रेखाओं की, अभी आप सभी नहीं, अभी आप एक मान लीजिए कि एक रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है और यह जो बिंदु है ना वह x1 y1 से जा रही है। ठीक है, जो स्पर्श रेखा है ये x1 y1 से जा रही है। तो फिर कह रहा है कि इस रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें रेखा की समीकरण तो ज्ञात कर सकते हैं, ढाल का जो मान है वो मालूम है हमारे पास, पर अगर हमें x1 y1 मिल जाता तब ना हम सूत्र में डाल देते x y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। लेकिन अभी इसे पता करना है। जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसमें इस बिंदु को पता किए थे, बस वही क्वेश्चन इसमें भी है कि उस बिंदु को पता करने के बाद में केवल एक समीकरण बना देना है, समीकरण का सूत्र लगा देना है और बना देना है। तो देखते हैं कैसे होगा, बस पिछले जैसा ही होगा। एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं कि मान लिया स्पर्श रेखा वक्र के, है ना, वक्र के बिंदु x1 y1 से होकर जाती है जिसकी ढाल 2 है। अब लो, हमने इसकी जितनी सारी बातें थी बस इतना ही मैं पूरा कह दिया, जितने इन्फॉर्मेशन थे आपको बस इसी एक लाइन में दे दी हमने। ठीक है, बस आप इसी आधार पर चलते जाइए। हम क्या करेंगे कि y बराबर जो दिया गया है, नहीं, y प्लस 2/x-3 बराबर जो 0 दी गई है, आप इसमें dy/dx करनी है तो इसको इधर लेके चले जाएंगे तो -2/x-3 हो जाएगी, और आप dy/dx निकाल दीजिए तब तो ढाल निकलेगी ना, और ढाल के बराबर करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए आपको ये दे दिया गया है dy/dx x1 y1 बिंदु पर 2 दी गई है। तो हम इसी की खोज में है कि पहले dy/dx निकाल लेते हैं, फिर x1 y1 पुट करके और बराबर में हम 2 रख देंगे। तो dy/dx तो निकाले सही। तो देखिए इसका आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -2 का तो होगा नहीं, डिफ्रेंसिएशन होगी तो 1 बटा इतना का। ठीक है। अच्छा, आप u बटा v पर भी कर सकते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन। तो इस प्रकार आपको ये मिल जाएगा 1 बटा मान लीजिए पूरा x है तो 1 बटा x का डिफ्रेंसिएशन -1/x²। ठीक, और फिर जाकर इसका डिफ्रेंसिएशन होगी किसकी, इस x-3 की, क्योंकि अभी तो 1 बटा के लिए हुआ, इसका 1 और इसका 0। ठीक है, अब आपको एक से तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये माइनस माइनस प्लस, मतलब 2 बटा x-3 के होल स्क्वायर, ये dy/dx का मान है। तो किस बिंदु पर हमें x1 y1 पर चाहिए dy/dx का मान, तो लिख दीजिए ना कि बिंदु x1 y1 पर क्या dy/dx, तो 2 बटा x के जगह हम x1 लिखेंगे x1-3 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है भाई, dy/dx x1 y1 ये 2 के इक्वल है, तो बराबर में 2 लिख दीजिए। ठीक, अब इसको हल कीजिए। एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, 2 बटा में 2 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा ना। अब दोनों तरफ आपको मिल गया इस प्रकार से x-3 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो बोलिए x-3 बराबर क्या लिखे हैं, +-1? नहीं, किसी चीज का वर्गमूल होता है तो प्लस माइनस में आता है। अच्छा, आप समझते हैं क्या,
आप एक सूचना देते हैं। आप इस तरह से आप देखिए, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखा गया है, 16, ठीक है, तो एक्स बराबर आपको +-4 होती है दोनों तरफ अगर आप वर्गमूल लेते हैं तो। लेकिन अगर यहीं x बराबर √16 दी गई है तो इसके जगह x बराबर केवल 4 ली जाती है। ऐसा पता है आपको? बिल्कुल ऐसा ही होता है, आप देख लेंगे इसको। अगर x बराबर क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 16 हो तो x का मान +-4 ली जाती है। लेकिन अगर x बराबर पहले से क्वेश्चन में आपको दे दिया गया रूट में पहले से 16, तो बस आपको केवल इसका पॉजिटिव मान लेनी होती है। तो इस तरह से होती है। यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या मिला। इसका अर्थ है कि x-3 एक बार +1 के बराबर होगा, एक बार -1 के बराबर। तो चलिए +1 के बराबर कीजिए। अजी x नहीं, x1 ना लिखे हैं, x1 रहने दीजिए। और x1 - 3 बराबर -1। तो बोलिए x1 बराबर 1 + 3 बराबर 4। और यहाँ भी x1 बराबर -1 + 3 क्या होंगे, 2। अब लीजिए x1 का मान 2 मिल गया, एक 4 और एक 2। इसका अर्थ है कि अब ये x1 का मान एक 4 मिला, एक 2 मिला, तो हमें y1 का मान ढूंढना होगा, तब तो समीकरण निकालेंगे। तो इसको हम इस पूरे मान को इसमें रखेंगे। क्या रखेंगे कि चूंकि बिंदु x1 y1 वक्र किस पर, y + 2/x - 3 बराबर 0 पर है। तो इसका अर्थ है कि x1 y1 x के जगह y की जगह y1 और x की जगह x1 इसमें रख सकते हैं। तो लिख दीजिए ना y1 + 2/x1 - 3 बराबर 0। अब बारी बारी, यदि x1 का मान 4 रहे, यदि x1 बराबर 4, तो बोलिए y1 प्लस क्या हो जाएगा, 2/x1 का मान रखिए 4 - 3 बराबर 0। तो यहां से हम अगर हल करते हैं, यहां से हम बिंदु प्राप्त करेंगे तो देखिए क्या क्या मिलेंगे। y1 बराबर मिल जाएगा, उधर ले जाइए, -2/1 बराबर -2। चलिए एक तो मान मिला, हमें दूसरी मान रखिए। यदि x1 बराबर 2, अब एक बार 4 रख दिए, एक बार 2 रखिए, तो इसमें ही रखेंगे ना। तो y1 + 2/2 - 3 बराबर 0। तो y1 बराबर -2 इसको उधर ले गए तो ये माइनस में चल जाएगा, ये घटेगा तो -1, यहाँ आपका 2 आया। इसका अर्थ है कि हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए। कौन कौन भाई, तो एक 4 जब x1 का मान रखे थे तो y1 की वैल्यू मिल गई 2, ठीक है। और तथा जब x1 की वैल्यू 2 रखे थे तो y1 की वैल्यू मिल गई थी 2। तो इसका अर्थ यह है कि ऐसी 2 रेखाएं हैं जिनकी ढाल 2 है। वह रेखा एक रेखा उसमें से इस बिंदु से जाती है और इस बिंदु से जाती है। क्वेश्चन ठीक कहा था कि सभी रेखाओं की समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। इस वक्र से जाने वाली, गुजरने वाली ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो बिंदु इतना और इतना से जाती है, और दोनों रेखाओं की ढाल 2 है। जी बिल्कुल, दोनों की ढाल 2 है। तो अब इससे आप समीकरण निकाल पाएंगे आराम से। इस बिंदु को लेकर पहले समीकरण निकालते हैं, क्या कि ढाल कितने, 2 एवं 4 दूर से जाने वाली रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण। स्पर्श रेखा की समीकरण क्या सूत्र होता है, y - y1 m × x - x1। तो y - y1 के जगह आप रख दीजिए -2, और m का मान 2, और x - x1 के जगह रख दीजिए 4। अब बोलिए ना, आप इसे हल कर पाएंगे कि नहीं। आप सबको उधर ले जाएंगे तो इस तरह से आप हल कर दीजिएगा, हल होगा आपसे ये। और इसी आधार पर आप इससे भी निकालिएगा, 2 इक्वेशन निकलेंगे। इससे तो हम यहाँ पर अभी निकाले, आप y को उधर ले जाएंगे तो आपको देखिए फाइनली आंसर लिख देते हैं 2x - y, और ये भी उधर जाएगा तो -6 = 0। नहीं तो बराबर में 6 दे रहा होगा, आप चेक लीजिए बार बार। ऐसी थोड़े हम माने आंसर आपको देख कर बना रहे, अब उधर ले गया होगा या फिर इधर माइनस में दिया होगा, एक ही बात होगी। आप उसको करके क्या करेंगे, चेक कर लेंगे।
तो ये पहली निकल गई। अब इस बिंदु से लेकर निकाल लीजिएगा आपका कि ढाल 2 एवं बिंदु कौन 4-2 से जाने वाली स्पर्श रेखा की समीकरण वो आप निकालिएगा। और इसमें देखते हैं हम थोड़ा सा अभिलंब को लेकर कैसे उसकी ढाल और उसकी समीकरण निकालते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं उसके बेस्ड, नोट कर लेंगे इसे। हम लोग अभिलंब के लिए बात करते हैं कि जो स्पर्श रेखा पर अभिलंब होती है उसकी ढाल कैसे निकाली जाती है और उसकी समीकरण कैसे निकाली जाती है। बहुत ईजी है। देखिए अगर ये आपका वक्र है, इस पर इस एक ये दी गई है, स्पर्श रेखा दी गई है और इस स्पर्श बिंदु का नाम x1 y1 है और यह क्या कर रही है, यह अभिलंब हो गया, अभिलंब भी इस स्पर्श बिंदु से जा रही है। तो ये काम करते हैं ना, सबसे पहले आपको अगर ये स्पर्श रेखा है और इस वक्र का समीकरण y बराबर fx दी गई है, तो यदि वक्र y बराबर fx हो तथा स्पर्श रेखा क्या कर रही है, स्पर्श रेखा x1 y1 से होकर जा रही है, x1 y1 से गुजरती हो तो स्पर्श रेखा की ढाल हम क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा की ढाल मान लिया कि इस रेखा की ढाल m1 है और इस अभिलंब की ढाल m2 है। m1 बराबर आप निकालते हैं dy/dx, वो भी किस पर, x1 y1 बिंदु पर। ठीक, तो इसकी ढाल इतना होगा x1। और आप लोग जानते हैं कि चूंकि स्पर्श रेखा, अब देखिए कैसे निकलेगा अभिलंब की ढाल, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब दोनों लंब है ना, एक दूसरे पर क्या है 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। तब तो 90 डिग्री दो अगर सीधी रेखाएं कोण बनाए तो आपको बताएं कि m1 इंटू m2 बराबर -1, नहीं हमें m2 का मान चाहिए क्योंकि m2 ही अभिलंब का ढाल है, तो -1/m1। तो आप इससे निकाल सकते हैं m2 और -1। देखिए ये m1 की वैल्यू कितनी है, dy/dx, नहीं m1 के मान dy/dx, तो आप कर सकते हैं dy/dx, वो भी किस बिंदु पर, x1 y1। तो इस तरह से आपका ये जो समीकरण ये है ना ढाल अभिलंब की, वो इस प्रकार से आपको निकलेगी। तो आप सीधे सीधे याद रखेंगे ना कि अगर स्पर्श रेखा की ढाल दी गई है तो -1 बटा नीचे स्पर्श रेखा की ढाल लिख दीजिए और निकाल दीजिए, आपको निकल जाएगा अभिलंब की ढाल। और आपको अभिलंब की समीकरण का अगर हम लिखने के लिए बात करते हैं तो देखिए लीजिए अभिलंब का समीकरण क्या होगा, हमारा अभिलंब भी x1 y1 से जा रहा है तो फिर तो इसी तरह से होगा y - y1, अभिलंब की ढाल m2 है, m2x - x1 प्लस हो गया। तो अभिलंब का समीकरण बहुत से आपको बुक में क्या करेंगे इस तरह से दिया होगा, m2 का मान इतना है ना तो इतना दिया होगा -1/dy/dx x - x1। आप पूरे एक बात सुनिए, इन सारी बातों को भूल जाइए, अब बस इसमें से थोड़ी सा याद रखिए, केवल ये वाला चीज़ है कि हमें m2 कैसे निकालनी है। तो आप -1/m1 करके ये याद रखिए और इसमें से ये याद रखिए, ठीक है। m2 का मान निकल जाएगा इस आधार पर -1/m1 स्पर्श रेखा की ढाल करके, और फिर आप m2 का मान रख कर यहाँ पर अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, हम इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। उदाहरण 19 को देखिए, उदाहरण 19 में दिया है कि एक वक्र है x के पावर 2/3 और प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू 2 है। इस वक्र पर एक बिंदु दिया गया, वह बिंदु 1 है। इस पर आपको क्या करनी है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का समीकरण निकालना है। एक हम रफ चित्र बनाते हैं ना, मान लिया कि यह वक्र है, इस वक्र का समीकरण दे दी गई है प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू 2। फिर यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रही है, चलिए अच्छी बात है, ऐसे स्पर्श रेखा जा रही है, इस जो कांटेक्ट बिंदु है इनका 1 है। फिर इस पर एक अभिलंब भी जा रही है, अभिलंब का भी कांटेक्ट बिंदु आपका 1 होगा और इसका ढाल हम m1 मान लेते हैं और इसका ढाल m2 मान लेते हैं। तो कह रहा है कि आप दोनों का समीकरण निकालिए, स्पर्श रेखा का भी समीकरण चाहिए इसे और अभिलंब का भी समीकरण।
हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा की समीकरण कैसे निकालेंगे। स्पर्श रेखा की समीकरण निकालने के लिए हमें dy बाई डी एक्स करना होगा, वो भी 1 1 नहीं। स्पर्श रेखा की समीकरण आपको कैसे मिलेगी, dy बाई डी एक्स कीजिए, वो भी 1 1, जितना मान आएगा वही इसका ये हो जाएगा, ढाल हो जाएगी। तो देखिए कैसे सबसे पहले ढाल निकालेंगे। तो दिया है x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर 2। पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन को करना क्या है, हमें कैसे उसको हम लोग चले, हम क्यों ये स्टेप लिखते हैं, पहले ये समझना होगा। मैथ में आपको बना लेना बड़ी बात नहीं है, आप किस तरह से लिखते हैं, हम बना लेते हैं, आप उसे नोट कर लेते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। आप ये पहले तय कीजिए कि हम ये स्टेप क्यों लिख रहे हैं पहले, और हमें कहाँ तक जानी है ये हमें देखना है। तो हमें पता है कि हमें dy बाई डी एक्स 1 1 तक जानी है, तो इसको हम तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करके ही dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो इसलिए पहले हम इस स्टेप को लिखे और अब इस स्टेप के बाद हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आपके मन में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, हम इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। मैथमेटिक कैलकुलेशन तो बहुत सारी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन सारा कैलकुलेशन में से आपको एक भिन्न डिफ्रेंशिएशन ही हम यहाँ करेंगे। तो क्यों डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप ये पहले समझिए, इसके बाद आप मैथ बना पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें dy बाई डी एक्स 1 1 तक जानी है, इसलिए हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कीजिए ना, दोनों ओर आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो क्या आता है, तो इसका तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है। तो करते हैं 2/3 x के पावर 2/3 माइनस 1 प्लस इसको भी n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक। और एक y के लिए आप dy बाई डी एक्स करेंगे, नहीं करेंगे क्या, और इसका 0, इसमें dy बाई डी एक्स करेंगे ना, x के सापेक्ष हो रही है, तो पहले तो पावर के लिए तो यह हुआ, फिर y के लिए तो इतना होगा g। अब देखिए क्या होगा, या 2/3 x के पावर ये घटेगा तो -1/3 आएगा, और प्लस ये भी एक काम करते हैं क्या, 2/3 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, चलिए 2/3 कॉमन लीजिए, इसमें भी आपको y के पावर -1/3 बच जाएगा, और इसके साथ साथ dy बाई डी एक्स भी मौजूद होगा। ये तो बेचारे जाएंगे इधर, 0 हो जाएंगे। क्या करते हैं, -1/3 प्लस y के पावर -1/3 dy बाई डी एक्स, ये तो जाके 0 हो जाएगा, ये प्लस में तो उधर माइनस में जाए, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। तो y के पावर -1/3 dy बाई डी एक्स बराबर -x के पावर -1/3। अब क्या किया जाए, एक काम कर सकते हैं क्या, dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, ये गुना में तो भागा में ले जाइए, माइनस x के पावर -1/3 y के पावर -1/3। तो dy बाई डी एक्स, अच्छा पावर के कारण ये नीचे आएगा, माइनस है तो पावर में, और ये माइनस है तो ऊपर जाएगा, मतलब कुल मिला के ऐसे मिल जाएगा y बाई एक्स के पावर 1/3। चूंकि दोनों का पावर इक्वल है तो फिर इस रूप में लिख सकते हैं। अब हमें इतना नहीं, dy बाई डी एक्स वो भी 1 1 पर चाहिए, तो dy बाई डी एक्स हम अगर 1 1 पर निकालते हैं तो बोलिए ना 1/1 के पावर 1/3, पावर की तो एक आएगा, एक के कितना भी पावर कीजिए उतना ही रहेगा, और माइनस के कारण एक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः किसकी ढाल निकली है, स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की ढाल m1 बराबर -1। बढ़िया। अब क्या कीजिए ना, निकाल लीजिए कि ढाल m1 बराबर -1 एवं बिंदु 1 1 से जाने वाली स्पर्श रेखा की समीकरण क्या निकलेगी, बोल दीजिए। तो y - y1, m की जगह m1 लिखते हैं, चूंकि इसका ढाल m1 माने x - x1। तो इसमें y1 x1 कौन होगा भाई, ये x1 और ये y1, तो y1 की जगह 1 और m का मान -1 आया है, x1 की जगह भी 1 है ना, ये दोनों का मान 1 है, तो y ये -x और ये माइनस प्लस 1। तो ये काम करते हैं, हम सबको इधर लाते हैं, तो y प्लस एक्स -1 बराबर 0, तो y प्लस एक्स और ये -2 बराबर 0। तो इस तरह से यह स्पर्श रेखा की समीकरण निकली। तो हमें अभिलंब की भी समीकरण निकालनी है,
तो अभिलंब की समीकरण निकालने के लिए अभिलंब की ढाल निकालना हो, तो हम लोग जानते हैं कि अभिलंब की ढाल m2 बराबर क्या होती है, क्या होती है भाई, तो -1/m1, तो -1/m1 की वैल्यू -1 ही आया है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, m2 का मान कितना आ गया 1, तो ढाल 1 और बिंदु 1 तो अभिलंब पर भी है, इससे जाने वाली अभिलंब की समीकरण, तो लिख दीजिए ढाल m2 बराबर 1 एवं बिंदु 1 से जाने वाली अभिलंब की समीकरण क्या होगा, अभिलंब की समीकरण बोलिए, तो y माइनस y1 m2 इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 का मान 1 है ना, यही x1 y1 लेंगे, m2 का भी मान 1 x माइनस 1, तो y माइनस 1 x और ये -1 सबको इधर लाइए, तो y माइनस 1 ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाए, माइनस से प्लस में हो जाए, ये तो कट जाएगा, y माइनस x बराबर 0। तो इस तरह से आपको ये होगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे और आप इसी के बेस्ट पर जितने आपको क्वेश्चन बनाया गया, सूत्र दी गई, उसी के आधार पर आपको पूरा लेसन दी गई है, आप लेसन को क्या कीजिए कि बनाइए और बनाने के बाद में हमें बताइए भी कौन कौन से आपसे नहीं बन पाए हैं या कौन कौन से आप बना पाए हैं, कमेंट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास को इस अध्याय को नोट कर लेंगे।